नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कश्मीर में बाढ़ से तबाही, 6 की मौत, 11 लापता। राहत के लिए उतरी एनडीआरएफ। केंद्र ने दी 200 करोड़ की मदद। भूमि बिल पर नितिन गडकरी की जवाबी चिट्ठी, सोनिया गांधी पर लगाया गुमराह करने का आरोप। बिल के खिलाफ 19 अप्रैल को कांग्रेस की रैली। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है। राष्ट्रीय परिषद का संपादित वीडियो जारी करने पर बढ़ा विवाद। एडमिरल रामदास को हटाने पर घिरी पार्टी। पूर्व कोयला राज्य मंत्री रसाई नारायण राव की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने की कार्रवाई। कोयला आवंटन मामले में हैं आरोपी। यमन से भारतीयों की वापसी शुरू। सरकार ने भेजे विमान और पोत। सऊदी अरब ने तेज किए हवाई हमले। जमीनी सेना उतारने पर भी विचार। और आइए देखते हैं पहली खबर। सात महीने बाद जम्मू कश्मीर दोबारा बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश के बाद झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में पानी घुस चुका है और अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सेना से मदद मांगी है। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया है। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से हो रही बारिश से राज्य के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। झेलम नदी का पानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के शहरी इलाकों में घुस आया है। राज्य सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सेना से भी मदद मांगी है। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी उठा। Our administration is doing a remarkable job, and I want to assure the House that there is no need to panic, understandably as it might be. We have focused on dewatering, connectivity, and a detailed evacuation plan, and boats have been deployed in all parts of the valley. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री सईद से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र की ओर से एनडीआरएफ की 8 टीमें बठिंडा के रास्ते श्रीनगर भेजी गई हैं। दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। खबर के मुताबिक हमने अपना टीम एनडीआरएफ की वहाँ टीम पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं और भी एडिशनल जो भी चाहिए हम भेजेंगे। जो भी जरूरत होगा हम लोग को यहाँ से सहायता मिलेगा। अभी लेटेस्ट सूचना के अनुसार आज बारिश नहीं हुई है तो स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी 8 टीमें वहाँ जा रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 2 टीमें हमारी वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं और 6 टीमें हमारी कल सुबह पहुँच जाएंगी। उनमें 4 टीमें जो हैं वो श्रीनगर में रहेंगी, 2 टीमें जो हैं साउथ कश्मीर में और 2 टीमें हमारी नॉर्थ कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हमारी सरकार स्टेट की भी और सेंट्रल की भी कमिटेड है, पूरी तरह से किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ेगी और पूरी तरह से लोगों की मदद करेगी और इस तरह के जो हालात है उस पर काबू पाया जा सके इसकी कोशिश करें। बाढ़ की स्थिति की वजह से राज्य के स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू के पुंछ, पुलवामा समेत कई इलाकों में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया है। पिछले साल सितंबर में आई बाढ़ से राज्य में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो घाटी एक बार फिर से बाढ़ की चपेट पर, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खास मेहमान बीपी यादव साहब, जो कि हेड हैं भारतीय मौसम विभाग से। यादव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। साथ ही साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं कश्मीर वैली से प्रबोध जम्वाल साहब, जो कि एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स से। प्रबोध जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत प्रबोध जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि ताजा हालात वहां पर फिलहाल किस तरीके के हैं। बारिश रुकने की खबरें आ रही थी, लेकिन क्या अभी भी ये कहा जाए कि तमाम लोग फंसे हुए हैं और जो मरने वालों की संख्या है, जो आशंका एक तरीके से कही जा रही है, क्या वो और बढ़ सकती है? नमस्कार। पिछले 10 घंटे में बारिश 2 घंटे के लिए हुई है और 8 घंटे बारिश बिल्कुल बंद रही, लेकिन ऊपर वाले इलाकों में, नॉर्थ कश्मीर में जितनी बारिश हुई है उससे बाढ़ की स्थिति सुधरी नहीं है। जबकि संगम के पास झेलम नदी में पानी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और नीचे वाले इलाकों में, सेंट्रल कश्मीर में और
साउथ कश्मीर में अभी भी बाढ़ की स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। अब रोजी, जब पिछली बार बाढ़ की चपेट में पूरी घाटी वैली दिखी थी, उसके बाद कई तरह के इंतजामात की बात हो रही थी, कई तरह के नए, मैं कहूंगी, कदमों की तरफ इशारा किया गया था। क्या उसमें कुछ सीख नहीं ले पाए हम लोग, या फिर हालात जस के तस पहले जैसी, और इसीलिए एक बार फिर से हम बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं? अभी इसमें ऐसा है कि बाढ़ की स्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन बारिश सितंबर के महीने से 2014 में जो हुई थी उस क्षति की बराबर नहीं हुई है। लेकिन ऐसा जरूर है कि बहुत सारी जगह पे जो दरिया के साथ साथ जो बांध बने हैं उनमें दरारें जो पहले आई थी वो अभी तक बनी हुई थी, और उसमें रिपेयर का जो काम था वो नहीं हो पाया था। यही एक वजह है कि ये एक चिंताजनक विषय है, लेकिन पानी अभी इतना ज्यादा नहीं आया है जो कि सितंबर में था। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस बार, क्या पहले की तरह हैं, या कुछ रफ्तार धीमी है, ज्यादा? किस तरीके से इस वक्त राहत मिल रही लोगों को? जी, इसमें ऐसा है कि अभी तक राहत के जो कार्यकारिणी है वो अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि सितंबर में 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर में पूरी सड़कें भी डूब गई थी और सारा कम्युनिकेशन जितना है वो सारा ब्रेकडाउन हो गया था। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी बिजली भी चल रही है, कम्युनिकेशन भी चल रहा है, और जो रेस्क्यू टीम है वो अपनी जगह पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने परसों से जो फैसला किया कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ कश्मीर में आए और सब पार्टियों को, सारी जितनी भी अपना अमला है उनके साथ बातचीत की, और जो राहत का कार्य किया जाना चाहिए उसमें पूरी तैयारी रखी गई है। चलिए रोजी, मैं आपके पास लौटूंगा। बीबी यादव साहब, इन महीनों में, खासकर मार्च में, जिस तरीके का इस बार मैं कहूं कि डिस्टर्बेंस दिख रहा है, न सिर्फ एक राज्य बल्कि मैं कहूं कि उत्तर भारत हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, कई जगहों पर और कई राउंड की बारिश हमने अब तक देखी है। असल में क्या वजह दिख रही है? किस तरीके का मौसम है इस वक्त, मार्च खत्म होते होते या फिर अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में? ये तो सही है कि इस साल जो अभी तक आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से मार्च के महीने में बारिश बहुत ज्यादा हुई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये उत्तर भारत में नहीं बल्कि मध्य भारत तक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक बारिश सामान्य से लगभग दुगना हुई है। और जम्मू कश्मीर में जो आप देख रहे हैं, पिछले 24 घंटों से भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। ये इसके साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, यहाँ भी बारिश और ओले के काफी समाचार मिले हैं, खासकर मार्च के पहले हाफ में। और अब जो एक्टिविटी है मुख्यतः इस समय जो करंट एक्टिविटी है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। ये जो सारा वेदर का जो सिस्टम है, ये जो बदलाव मौसम में बार बार आ रहे हैं मार्च के महीने में कि 2 दिन धूप निकलने के बाद एक बार फिर से बारिश और ओले का या तेज हवाओं का दौर हो जाता है, ये सब पश्चिमी विक्षोभ का असर होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में बारिश होती है, इसको आप ये ना बोले कि मार्च के महीने में बारिश होती नहीं है, खूब अच्छी बारिश होती है। जम्मू कश्मीर में तो कई बार भारी बारिशें मार्च के महीने में हुई हैं, और हमने आंकड़े देखे हैं। इस साल जो अभी तक ये जो बारिश हम आज देख रहे हैं, इससे पहले इससे ज्यादा बारिश होती रही है मार्च के महीने में जी। लेकिन फिर भी ये जो 36 घंटे से लगातार बारिश चली आज सुबह तक, खासकर आज सुबह तक, उसकी वजह से, और ये कई इलाकों में भारी बारिश की हमको सूचना मिली, उसकी वजह से कहीं कहीं जो समाचार बाढ़ के मिले हैं। मौसम विभाग जो भी है पूरे समूचे देश से बारिश के आंकड़े एकत्रित करता है, फोरकास्ट देता है, चेतावनी देता है। और ये बारिश के बारे में या भारी बारिश के बारे में मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, क्या ये सच है यादव जी कि जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक जारी कर रहा है 1915 के बाद, यानी करीब 100 साल के बाद मार्च महीने में इतनी ज्यादा बारिश? आपका कहना सही है, लेकिन ये जो आप 1915 वाला जो आंकड़ा दे रहे हैं वो मुख्यतः दिल्ली को केंद्रित रख के दे रहे हैं कि 1915 में दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी। उसके बाद ये इस साल है कि वो भी आंकड़ा टूट गया है, तो ये कह सकते हैं 100 साल के बाद सबसे ज्यादा बारिश मार्च के महीने में दिल्ली में हुई है। लेकिन जो स्थिति दिल्ली में है वो जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भी वो हो। जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई आंकड़े नहीं टूटे हैं अभी तक, हालांकि अभी हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। और चाहे आंकड़े टूटे हों ना टूटे हों वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि इस साल मार्च के महीने में बारिश सामान्य से बहुत ज्यादा हुई है। इसका अमाउंट भी ज्यादा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, अगले महीने की शुरुआत है,
और कैसी रहेगी यादव जी, और क्या ये कहा जाए कि तो थोड़ा नुकसान होगा? आपके जरिए मैं जानना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अगला जो महीना है अप्रैल का, क्या उसके शुरुआती 8-10 दिन कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस दिख रही है? क्या प्रेडिक्शन है पूरे देश के लिहाज से, जहां पर ज्यादा बारिश की आशंका हो, वो क्या राज्य, कौन से राज्य हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं इमीडिएट का फोरकास्ट दे देता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफी बाढ़ की जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से आपके अभी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं श्रीनगर से, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि आज दिन में कोई भारी बारिश नहीं हुई है। और हमने सुबह ही आज डीवार्न कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में आज और कल भी, यानी कि 31 मार्च को भी राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। जो चिंता की बात थोड़ी है वो ये है कि ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये तो अब निकल के जा चुका है। इसकी वजह से तो जो सारा अब जो मामला है बारिश का, वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वो जो इलाके वहां इस समय बहुत बारिश हो रही है और थंडरस्टॉर्म, थंडरस्क्वाल वहां हो रहे हैं, क्योंकि ये WD अब हमारे उत्तर पश्चिम भारत से निकलकर मध्य और पूर्वी भारत की तरफ जा चुका है। लेकिन जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे मॉडल्स के अनुसार साफ साफ दिख रहा है, उसका असर 1 तारीख से देखने को फिर मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर के इलाके को लेकर अभी आपको सूचना और दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के इलाके में 1 तारीख को फिर दोबारा से बारिश बढ़ जाएगी। 31 को कम रहेगी, 31 मार्च कम रहेगी, लेकिन 1 अप्रैल को दोबारा बारिश बढ़ जाएगी। और वो बारिश फिर 1 और 3 अप्रैल को 2 डेट हैं जहां भारी बारिश होने की दोबारा संभावना है, क्योंकि पीछे से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का लगातार आना। आप कह रहे हैं कि फिलहाल कुछ राहत जरूर है, लेकिन 1 और 3 तारीख जम्मू कश्मीर के लिहाज से एक बार फिर से वहां पर भारी बारिश की आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। रजी, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बात बात। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। दसारी नारायण राव पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक दसारी नारायण राव ने 2008 में मंत्री रहते जिंदल समूह को झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन में मदद की थी, जिसके बदले में जिंदल स्टील एंड पावर ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए उनकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि अध्यादेश के मसले पर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जवाब भेजा। चिट्ठी में गडकरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के भले के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों को किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया। नितिन गडकरी की ये वो 7 पन्नों की चिट्ठी है जिसे उन्होंने जवाब के तौर पर सोनिया गांधी को भेजा। गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर भूमि अधिग्रहण के मामले पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चिट्ठी में कहा गया कि यूपीए सरकार के दौरान 2013 में लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून में बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया है। गडकरी ने पत्र में लिखा है, यूपीए के कानून में आपने सेक्शन 105 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से सभी बड़े अधिग्रहणों को छूट क्यों दी? अधिनियम में मिली छूट के अंतर्गत निजी भूमि के सभी बड़े अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा किए जाने हैं, न कि राज्य सरकारों के द्वारा। नितिन गडकरी ने चिट्ठी में लिखा है कि भूमि अधिग्रहण कानून पर यूपीए सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि इस कानून में संशोधन से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिया है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर किसान विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है। सच्चाई ये है कि जो 10 वर्ष में जितनी कीमतों को हमने बढ़ाकर दिया
किस चीज की कीमत, जो किसान का प्रोड्यूस था उसकी कितनी कीमत हमने बढ़ा के दी, ये कभी इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। कितना हमने नरेगा में पैसा लगाया, ये कभी इस देश में इससे पहले नहीं हुआ। वामपंथी पार्टियों और एनसीपी ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इन पार्टियों का कहना है कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी मिलकर पास किया था। अब बीजेपी को कोई हक नहीं है कि वो इस कानून में कमियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इसको पारित करवाया, जबकि उस समय भी वामपंथियों के कई सारे संशोधन थे जिनको हाउस ने नकार दिया, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस मिल गए थे। No re-promulgation of the ordinance, therefore no need to prorogue Rajya Sabha, and this time can be utilized to build a consensus. भूमि अधिग्रहण पर बीजेपी और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। संसद में इस मसले पर दोनों पक्षों में सीधी टक्कर देखी गई। अब बीजेपी कांग्रेस को बहस की चुनौती दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून व्यापक विचार विमर्श और सर्वसम्मति से बना था, जिसमें बीजेपी शामिल थी। लिहाजा इस पर बीजेपी की बहस की मांग व्यर्थ है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। एनडीए के भूमि बिल के विरोध में कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में महारैली करेगी। महारैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। खबर है कि कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन में उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के अलावा देश भर के किसान भी इसमें जुटेंगे। आम आदमी पार्टी में कई दिनों से चल रहे विवादों के बीच आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल के भाषण के संपादित वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया। पार्टी से निकाले गए नेता तो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष का भी हमला शुरू हो चुका है। नेशनल काउंसिल मीटिंग का एडिटेड वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोधियों के निशाने पर है। अब खुद चुप्पी साधे बैठे केजरीवाल ने बाकी के पार्टी नेताओं को व्हिप जारी कर उनका भी मुंह बंद करा दिया है। अब ऐसे में सवाल उठना और विवाद बढ़ना तो लाजमी है। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे अपने एक एक विधायक के ऊपर बहुत गर्व है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक का ये वो वीडियो है जिसे लेकर प्रशांत भूषण की नाराजगी है। भूषण ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परिषद में केजरीवाल ने शनिवार को जो भाषण दिया था उसका एक तरफा और एडिटेड वीडियो सामने लाया गया है। शनिवार को हुई इस बैठक में ही प्रशांत भूषण को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ अनुशासन समिति से बाहर कर दिया गया था। It was edited firstly to remove those portions where the various MLAs were shown or could be seen to be creating this ruckus and rushing towards people saying गद्दारों को फेंक दो, गद्दारों को निकाल दो and so on. So obviously that was the reason why the editing was done. Also there are various edits etc. in that. राष्ट्रीय परिषद में योगेंद्र यादव पर भी कार्रवाई की गई थी और उन्हें भी पीएसी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ काम नहीं करेंगे। प्रशांत भूषण ने एडमिरल रामदास को गैर लोकतांत्रिक तरीके से लोकपाल से हटाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं एडमिरल रामदास ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर लोकपाल मामले पर आपत्ति जारी की है। पार्टी का कहना है कि एडमिरल रामदास का कार्यकाल दिसंबर 2013 में खत्म हो गया था। विपक्षी दल भी इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि जब केजरीवाल जी का भाषण दिखाया जा सकता है तो उसका मतलब वीडियो है। जब वीडियो है तो उस भाषण के बाद के घटनाक्रम पर जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये तो उनका अपना मामला है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी का जो एक इमेज बना था वो दम तोड़ चुका है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी की पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने के बाद इनका पार्टी से जाना लगभग तय हो गया है। लेकिन इस बीच पार्टी ने भूषण कैंप के भविष्य पर फैसला लेने के लिए नई अनुशासन समिति का गठन किया। पार्टी ने भूषण की जगह पर दिनेश वाघेला की अध्यक्षता में आशीष खेतान और राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को शामिल किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बर्दवान ब्लास्ट के 6 महीने बाद एनआईए ने आज 21 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की। आरोपियों में 4 बांग्लादेशी भी शामिल हैं। इन लोगों को आतंकी वारदात, साजिश, आतंकी कैंप चलाने और हथियार रखने जैसे कई मामलों में आरोपी बनाया गया है।
एनआईए ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पिछले साल 2 अक्टूबर को हुए धमाकों में 2 लोगों की मौत हुई थी। यमन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए विमान और जहाज भी भेजे हैं। पाकिस्तान और चीन भी अपने नागरिकों को यमन से बाहर निकालने में लगा हुआ है। उधर अब तक हवाई हमले कर रहा सऊदी अरब जल्द अपनी सेना यमन में उतार सकता है। हिंसा पीड़ित यमन से लौटे जैकब कोरा के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। कोरा उन 80 भारतीयों में शामिल है जो सोमवार को कोची पहुंचे। ये लोग यमन की राजधानी सना से पड़ोसी देश जिबूती पहुंचे और फिर भारतीय मिशन ने इन्हें भारत भेजने में मदद की। യാത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ജിബൂത്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ജിബൂത്തിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ദോഹയിലെത്തി. ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. सोमवार को दिल्ली से 2 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट जिबूती और एयर इंडिया के 2 विमान मस्कट के लिए रवाना हुए। इसके अलावा स्थानीय तौर पर 2 पानी के जहाज किराए पर लिए गए हैं, जिनसे आज रात अदन से भारतीय लोगों को जिबूती लाया जाएगा। जिबूती सुरक्षित जगह है और वहां से मंगलवार शाम से भारतीय विमानों से लोगों को वापस लाना शुरू हो जाएगा। 400 लोग फिलहाल जिबूती के लिए रवाना हो गए हैं। Funding for this entire effort will be through the Indian Community Welfare Fund, and funding has already been authorized by the External Affairs Minister to the embassy in Sana'a, utilizing funds from elsewhere in the region. यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब समेत 9 अरब देश 5 दिन से बमबारी कर रहे हैं। सोमवार को हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले सैन्य ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया। आतंकवादियों से लड़ने के लिए अब अरब लीग ने एक क्षेत्रीय सेना बनाने का फैसला किया है। रविवार को मिस्र में हुई अरब लीग की बैठक में इस पर सहमति बनी। نظرا لكل ما يعانيه العالم العربي اليوم من اضطرابات، من تهديدات غير مسبوقة عن طريق التنظيمات الإرهابية। दरअसल यमन की राजधानी सना समेत बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इस वजह से यमन के राष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों को यमन छोड़ना पड़ा है। हूती विद्रोहियों को पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह का समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात शेयर बाजार की, जहां पर आज सेंसेक्स में 517 अंकों की उछाल दिखी। पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने के बाद सेंसेक्स 27,976 पर बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों में मध्य एशिया में तनाव के चलते बाजार में मंदी दिख रही थी। निफ्टी में आज 151 अंकों की बढ़त दिखी और 8,492 पर बंद हुआ। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 पैसे की गिरावट रही। $1 की कीमत 62.67 रही। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को आज मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण से नवाजा। इसके अलावा कई अन्य लोगों को राष्ट्र में योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से यह सम्मान महामना मालवीय के पौत्र प्रदीप मालवीय ने लिया। हमारे पूरे परिवार को इस सम्मान से बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं यही चाहूँगा कि हमारी आने वाली जनरेशन ये देखे कि ऐसा भी व्यक्ति है जिसने जिंदगी भर त्याग किया और उसके मरणोपरांत आज उसको इतना बड़ा आदर सत्कार, मोदी जी ने उनको आदर सत्कार दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को भी पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। To take cognizance of whatever I have been able to do in public life, that they have decided to give me the Padma Vibhushan, I feel overwhelmed by it. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। पत्रकार स्वपन दासगुप्ता और रजत शर्मा के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, अमेरिकी नागरिक बिल गेट्स और उनकी पत्नी और गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स सहित 12 लोगों को पद्म भूषण और 34 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार पाने वालों में कई चिकित्सक, कलाकार और लेखक भी शामिल हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति पहले ही उनके आवास पर जाकर भारत रत्न सौंप चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केरल से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई। नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है और चुनाव 20 अप्रैल को होगा। ये सीटें सीपीआई के एमपी अच्युतानंदन, सीपीएम के पी राजीव और कांग्रेस के व्याला रवि का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इससे एंड्रॉइड फोन और आईफोन से फॉर्म डाउनलोड कर सदस्यता ली जा सकती है। उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने आज अदालत में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हादसे के समय सलमान नहीं बल्कि वो कार चला रहे थे। इस मामले में 1 अप्रैल से अंतिम सुनवाई होगी। झारखंड के गढ़वा जिले में आज एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई और 25 जख्मी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बिहार के सासाराम जा रही थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार बंद से यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा। एबीवीपी समर्थकों ने कई जगहों पर ट्रेनें रोकी। छात्रों ने विश्वविद्यालयों में कक्षाओं का भी बहिष्कार किया। 26 मार्च को एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बंद बुलाया गया था। शनिवार को छोड़े गए नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1D का आज सफल ऑर्बिट रेजिंग हुआ। सैटेलाइट का शनिवार को प्रक्षेपण हुआ था। भारत के 7 नेविगेशन सैटेलाइट के क्रम में IRNSS-1D चौथा है। इसके जरिए भारत अपनी जीपीएस प्रणाली स्थापित करेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज वशीकुर रहमान मीशू नामक ब्लॉगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। 1 महीने पहले भी बांग्लादेश में ही ब्लॉगर अभिजीत रॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।